हाय एवरीवन। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय। राइट। अब इसमें हमने जितने भी रीजनल स्टेट्स थे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। सबसे पहले द सक्सेसर स्टेट्स यानी उत्तराधिकारी राज्य, फिर नंबर 2 द न्यू स्टेट्स और द रिबेलियस स्टेट्स यानी कि विद्रोही राज्य, और नंबर 3 द इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि स्वतंत्र राज्य। तो अब तक हम इस लेक्चर सीरीज में हम सक्सेसर स्टेट्स को कवर कर चुके हैं, यानी हम अवध, बंगाल, हैदराबाद और कर्नाटक को पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द सिख स्टेट। राइट। और हम देखेंगे कि किस तरीके से सिख धर्म का उदय हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, और फिर सिख धर्म के विकास में 10 सिख गुरुओं का क्या क्या योगदान रहा, और फिर अल्टीमेटली हम देखेंगे कि किस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने यूनाइटेड होकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, और अंग्रेज अंततः 1849 तक किस तरीके से पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने में सफल रहे। राइट। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये ना केवल भारत का बल्कि विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म माना जाता है, और इस धर्म की स्थापना की थी 15वीं सेंचुरी में श्री गुरु नानक देव जी ने। राइट। इनका टाइम पीरियड 1469 से 1538, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब सिख शब्द का जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है लर्नर और डिसिपल, यानी शिक्षार्थी या शिष्य। राइट। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जब इस धर्म की स्थापना हो गई श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा, तब पंजाब में धीरे धीरे जो जाट पीजेंट्स थे, जो जाट किसान थे, और पंजाब की जो लोअर कास्ट थी, उनमें ये धर्म धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला गया, और इसको लोकप्रिय बनाने में 10 सिख गुरुओं का बहुत सारा योगदान रहा। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं उन 10 सिख गुरुओं की। देखिए, जो पहले सिख गुरु थे वो थे श्री गुरु नानक देव जी, जिनको सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अब बात करें इनके बर्थ और डेथ की, तो देखिए इनका बर्थ हुआ था तलवंडी नामक जगह पर, जो कि मॉडर्न ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, और इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर में, जो कि पाकिस्तान में ही है। राइट। अब गुरु नानक देव जी कंटेम्प्रेरी थे इब्राहिम लोदी और बाबर के, यानी ये इब्राहिम लोदी और बाबर के समकालीन थे। राइट। और इन्होंने नानक पंथ की स्थापना भी की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा गया था। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो बैटल कौन सा था और कौन से ईयर में लड़ा गया था। क्लियर। चलिए, देखिए अब इससे जुड़ा हम एक करंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी लोगों ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में सुना होगा। बेसिकली ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर है, एक रास्ता है। राइट। जो इंडिया के पंजाब में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को कनेक्ट करता है। राइट। इन दोनों के बीच में रावी नदी बहती है। क्लियर। तो सबसे पहले अगर बात करें हम करतारपुर साहिब की, तो देखिए करतारपुर एक ऐसी जगह है जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष व्यतीत किए थे। राइट। तो आप समझ सकते हैं कि सिख धर्म के लिए यह स्थान कितना पवित्र और कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। यहां पर एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसको हम करतारपुर साहिब गुरुद्वारा या दरबार साहिब गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, और हर साल लाखों हजारों सिख तीर्थयात्री इस स्थान की यात्रा के लिए जाते हैं। अब बेसिकली होता क्या था कि इस कॉरिडोर के बनने से पहले अगर आपको करतारपुर साहिब की यात्रा करनी है, आपको पहले लाहौर जाना पड़ेगा, और फिर लाहौर से बाय रोड आप लगभग 125 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर आप पहुंचते थे करतारपुर साहिब या दरबार साहिब गुरुद्वारे पर। राइट। तो इसमें काफी इनकन्वीनियंस होती थी और काफी ज्यादा टाइम भी लगता था। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में इस कॉरिडोर को प्रपोज किया था। कुछ इश्यूज की वजह से अब तक ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, लेकिन फिलहाल आप सभी को पता है कि ये कॉरिडोर बन चुका है, और अब इस कॉरिडोर में आवागमन शुरू हो गया, जिससे सिख तीर्थयात्रियों को काफी सहूलियत हो रही है। हालांकि इसे लेकर पाकिस्तान और भारत में काफी इश्यूज रहे, लेकिन अब काफी हद तक उनको सॉर्ट आउट किया जा चुका है। क्लियर। तो ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर बेसिकली किस किस को कनेक्ट करता है? डेरा बाबा नानक, जो कि भारत के पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले में पड़ता है। क्लियर। इसको आप दूसरी पिक्चर से भी समझ सकते हैं। ये है कॉरिडोर। राइट। और यही जो बातें मैंने आपको बताई ये सब यहाँ लिखी हुई हैं, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर। तो ये थोड़ा सा करंट का टॉपिक था और हमें लगा कि इसको आपको इससे कनेक्ट करके बता देना चाहिए, कभी भी शॉर्ट नोट टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो सेकंड सिख गुरु थे, और वो थे गुरु अंगद।
1538 से 1552, इनके बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, उसका विकास किया, और इसके साथ साथ इन्होंने लंगर सिस्टम यानी कि जो निःशुल्क किचन की व्यवस्था होती है जहां पर गरीबों और अन्य जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना बांटा जाता है, उसकी शुरुआत की, राइट। जो ये परंपरा आज तक चली आ रही है। और इसके साथ साथ इन्होंने सिख युवाओं के लिए मल्ल अखाड़े की शुरुआत की जहां पर वो कसरत करके अपने शरीर को मजबूत बनाते थे, राइट। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें गुरु अंगद के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें तीसरे गुरु अमरदास की, तो देखिए बेसिकली इनके बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये मुगल एम्परर अकबर के समकालीन थे, उनके कंटेम्परेरी थे। और कहा जाता है कि अकबर ने पंजाब में इनसे मुलाकात की थी और इनसे प्रभावित होकर इनको तथा इनके शिष्यों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त कर दिया था। तो जिन लोगों ने मुगल पीरियड पढ़ा उनको पता होगा कि एक पिलग्रिम्स टैक्स भी लिया जाता था, यानी तीर्थ स्थानों की यात्रा जो लोग करने जाते थे उनसे टैक्स भी वसूला जाता था। हालांकि 1563 में अकबर ने इसको एबोलिश कर दिया था, राइट। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि अकबर ने गुरु अमरदास जी की पुत्री को एक लैंड डोनेशन भी दिया था, एक भूमि का अनुदान भी दिया था। क्लियर। अब गुरु अमरदास जी ने अपने पूरे साम्राज्य को 22 पार्ट्स में 22 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिनको मंजिस कहा जाता था। एंड ईच मंजिस वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ सिख, और हर मंजिस जो है एक सिख के अंडर में होती थी। क्लियर। इसके अलावा ही कंपोज द आनंद साहिब, इन्होंने आनंद साहिब की रचना की और सिखों के बीच में एक सिंपल मैरिज ट्रेडिशन की शुरुआत की जिसको आनंद करज मैरिज कहा जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने सिखों में सती प्रथा की कुप्रथा को भी समाप्त किया था, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें गुरु अमरदास जी के बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। अब हम बात करें अगले गुरु की, जिनका नाम है गुरु रामदास। तो ये भी मुगल एम्परर अकबर के समकालीन थे और कहा जाता है कि अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन जो है वो डोनेट की थी और उस जमीन पर इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इस शहर को पहले गुरु रामदास जी के नाम पर ही रामदासपुर कहा जाता था, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये कि ही मेड द पोस्ट ऑफ गुरु हेरिडेटरी, इन्होंने गुरु की पोस्ट को, उनके पद को आनुवंशिक बना दिया, यानी कि अब जो गुरु होंगे उनके बाद उनका बेटा, फिर उनके बाद उनका बेटा जो है वो गुरु के पद पर बैठेगा। क्लियर। तो ये गुरु रामदास जी के बारे में। 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव 1581 से 1606। इनके बारे में एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कि इनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर। और नेक्स्ट है ही कंस्ट्रक्टेड अ लेक एट अमृतसर, इन्होंने अमृतसर शहर में एक झील का निर्माण करवाया और 1589 में उस झील के बीचों बीच हरमिंदर साहिब की स्थापना की, जिसे आजकल हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, राइट। और ये कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर इस हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स को, या यहाँ पर जो टेम्पल है उसको डेकोरेटेड किया गया विद मार्बल एंड गोल्ड प्लेट्स, जो सोने की प्लेटें उनके द्वारा इसकी सजावट की गई। और तब अंग्रेजों ने सबसे पहली बार इसे गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहकर पुकारा। क्लियर। तो ये गुरु अर्जन देव जी के समय पर हुआ था, याद रखिएगा। और हरमिंदर साहिब की स्थापना भी गुरु अर्जन देव जी ने ही की थी। क्लियर। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में, जैसे कि 1604 में इन्होंने सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर माइंड में रखिएगा। होता क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। तो प्लीज ऐसे सिंपल क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन को कभी आए तो गलत करके मत आइएगा। क्लियर। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे उन्होंने कुछ शहरों की स्थापना की थी, तरन तारण, करतारपुर एंड गोविंदपुर। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने सिखों से उनकी कुल आय का 1/10 भाग एक धार्मिक कर के रूप में लेना भी स्टार्ट किया था। क्लियर। अब कहा जाता है कि 1606 में मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। हुआ यह था कि जहांगीर के खिलाफ उसके ही एक पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और वो विद्रोह कर पंजाब भाग गया था। वहां पर वो गुरु से मिला, गुरु ने उनको अतिथि मानकर उसकी सहायता की थी। इस बात से जहांगीर नाराज हुआ और फिर उसने गुरु अर्जन देव जी को पकड़ लिया और उनको कंपेल किया कि वो इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लें, बट गुरु के मना करने पर उन्हें उनकी हत्या कर दी गई। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें गुरु अर्जन देव जी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ, मियां मीर अ सूफी सेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिख श्राइन हरमिंदर साहिब। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हरमिंदर साहिब है, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, उसकी नींव जो रखी थी वो एक सूफी संत थे, मियां मीर। तो मियां मीर से गुरु अर्जन देव जी ने रिक्वेस्ट की थी
और उनकी रिक्वेस्ट को मानकर हरमिंदर साहिब की नींव मियां मीर ने रखी थी। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब ये बात एक कम्युनल हार्मनी को भी शो कर रही है, एक सांप्रदायिक सौहार्द को भी शो कर रही है। मियां मीर एक सूफी संत थे, जबकि गुरु अर्जन देव सिख धर्म के मानने वाले थे, लेकिन उस वक्त लोगों के बीच प्यार मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि देखिए इतने बड़े जो सिखों का सबसे धार्मिक सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, उसकी नींव भी एक मुस्लिम सूफी संत द्वारा रखी गई थी, जिनका नाम था मियां मीर। क्लियर? अब थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट गुरु की, और इनका नाम है गुरु हरगोविंद 1606 से 1645। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि इन्होंने सिखों के अंदर जो मार्शल आर्ट की कला है, जिसको गटका कहा जाता है, उसकी शुरुआत की, और साथ साथ सिखों को वॉर टैक्टिक्स में इन्होंने ट्रेंड किया। इसीलिए कहा जाता है कि ही ट्रांसफॉर्म द सिख्स इनटू अ वॉरियर कास्ट, कि इन्होंने सिखों को एक योद्धा जाति में बदल दिया। ये क्वेश्चन पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है एक दो बार, कि वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने सिखों को एक योद्धा जाति में परिवर्तित कर दिया था, तो उसका आंसर गुरु हरगोविंद ही होगा। क्लियर? याद रखिएगा। इसके अलावा ही फोर्टिफाइड द सिटी ऑफ अमृतसर, उन्होंने अमृतसर शहर का दुर्गीकरण किया, उसके चारों ओर एक सेफ्टी वॉल बनाई, एंड बिल्ट द अकाल तख्त इन हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स एट अमृतसर। और जो अमृतसर में हरमिंदर साहिब का जो प्रांगण है, जो कॉम्प्लेक्स है, वहां पर उन्होंने 12 फीट ऊंचे एक अकाल तख्त की स्थापना भी की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राइट? एंड ही वॉज नोन एज द सोल्जर सेंट, उनको सैनिक संत के रूप में जाना जाता है। संत तो वो थे ही, और इसके साथ साथ उन्होंने चूंकि सिखों को मिलिट्री आर्ट में और वॉर टैक्टिक्स में ट्रेन किया था, इसलिए इनका नाम पड़ा सोल्जर सेंट, राइट? और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ कीरतपुर इन कश्मीर, उन्होंने कश्मीर में कीरतपुर शहर की स्थापना भी की थी। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्लियर? अगले जो सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु हर राय 1645 से 1661। इनके बारे में, ही मेंटेन द लार्ज आर्मी ऑफ सोल्जर्स एमेस्ड बाय गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद जी ने जो सिखों की एक आर्मी बनाई थी, उसको इन्होंने मेंटेन रखा, लेकिन फिर भी इन्होंने मुगलों के साथ या किसी और के साथ कोई संघर्ष नहीं किया, राइट? उसको इन्होंने हमेशा अवॉइड किया, और इसी के कारण इनको टेंडर हार्टेड गुरु कहा जाता है, कोमल हृदय गुरु इनको कहा जाता है। क्लियर? इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ही हेल्प दारा शिको इन पंजाब। तो दारा शिको बेसिकली शाहजहां का बेटा था, और शाहजहां की डेथ के बाद, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि एक वॉर ऑफ सक्सेशन चला उनकी, शाहजहां की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में, राइट? जिसमें औरंगजेब भी शामिल था, और अंततः औरंगजेब इसमें विजयी रहा था। तो औरंगजेब से बचने के लिए दारा शिको पंजाब चला गया था, जहां पर गुरु हर राय ने उसकी मदद की थी। क्लियर? याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट गुरु हैं गुरु हरकिशन, इनके बारे में ये पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये सभी गुरु में सबसे कम आयु के थे, राइट? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनके समय में राम राय ने देहरादून में एक अलग गद्दी, एक अलग सीट की स्थापना की, राइट? और उनके जो सिख अनुयायी हैं वो राम राय कहलाते हैं। क्लियर? ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट गुरु थे गुरु तेग बहादुर, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 1664 से 1675। पहली बात, ही रिफ्यूज टू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड वाज beheaded इन दिल्ली ऑन द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। तो ये औरंगजेब के समकालीन थे, और औरंगजेब के टाइम पे आपको पता है थोड़ा सा रिलीजियसली थोड़ी कट्टरता थोड़ी बढ़ गई थी, और इस कारण गुरु से भी इनका विवाद हुआ। इन्होंने गुरु को मजबूर किया कि वो इस्लाम को स्वीकार कर लें, लेकिन गुरुजी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए, और अंततः औरंगजेब के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई। और जो शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है, वो इनकी शहादत को शो करता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो किसकी शहादत का प्रतीक है, कौन से सिख गुरु की शहादत का प्रतीक है? तो गुरु तेग बहादुर, जिनकी 1675 में औरंगजेब के आदेश पर हत्या कर दी गई थी। क्लियर? अब जो 10वें और अंतिम गुरु थे उनका नाम है गुरु गोबिंद सिंह 1675 से 1708। इनके बारे में एक बेहद इंपॉर्टेंट बात कि इनका जन्म पटना में हुआ था, राइट? बिहार की राजधानी पटना में। आप मुझे ये बताइएगा कि पटना कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। एंड ही एस्टैब्लिश्ड द खालसा पंथ इन 1699। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उस दिन बैसाखी का दिन था। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि ही एंडेड द गुरुशिप, उन्होंने गुरु के पद को समाप्त कर दिया, और गुरु की जो शक्ति थी वो अब किस में इन्होंने निहित कर दी? वो कर दी खालसा पंथ में और आदि ग्रंथ में। क्लियर? तो ही डिक्लेयर्ड गुरु ग्रंथ साहिब एज एटर्नल गुरु ऑफ सिख्स। अब उन्होंने सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित कर दिया। अब गुरु का कोई पद नहीं हुआ, गुरु के पद पर कोई नहीं बैठेगा, बल्कि जो आदि ग्रंथ है उसी को गुरु की पदवी दी जाएगी।
राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये कहावत बहुत फेमस है। क्लियर। कुछ और इनके बारे में बातें हैं, जैसे ही समन्ड द असेंबली ऑफ 6 एट अनंतपुर एंड सेलेक्ट 5 पर्सन्स, पंज प्यारे। इन्होंने अनंतपुर में सिखों की एक सभा बुलाई, वहां पर 5 सिखों को सेलेक्ट किया जिनको पंज प्यारे कहा जाता है, और वहां ये डिसाइड हुआ अब सभी सिखों को 5 इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास रखनी होंगी, और वो 5 चीजें थी केश, कृपान, कच्छ, कंघा एंड कड़ा। ठीक है, कड़ा यानी कि कड़ा जो कि हाथ में पहना जाता है। क्लियर। अब इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कृष्ण अवतार, जिसकी रचना इन्होंने की थी, चंडी दीवार और जफरनामा, एंड 10वें पातशाह का ग्रंथ जिसको दशम ग्रंथ भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा बचित्तर नाटक जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको जफरनामा के बारे में एक बात बताता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब में कुछ पत्रों का आदान प्रदान हुआ था, और उन पत्रों का जो कलेक्शन है वो जफरनामा कहलाता है। क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी इनसे रिलेटेड। तो देखिए, दसम ग्रंथ के बारे में एक नोट लिखा हुआ है। दसम ग्रंथ इज अ कलेक्शन ऑफ राइटिंग एट्रीब्यूटेड टू गुरु गोविंद सिंह। इट वाज रिटन बाय भाई मणि सिंह that took 9 years to complete by collecting several teachings of Guru from his disciple। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली दसम ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह की ही रचना माना जाता है, लेकिन एक व्यू ये भी है कि इसका केवल एक पार्ट गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखा गया, बाकी के जो अदर पार्ट्स हैं वो कुछ डिफरेंट पोइट्स द्वारा लिखे गए। क्लियर। तो कभी इस तरह क्वेश्चन अगर फंस जाए, भाई मणि सिंह ऑप्शन में आ जाए, तो आप लोग जो है उस वक्त डिसीजन लेते हुए उसको सही कर लीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये मान्यता है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो यही है कि दसम ग्रंथ या 10वें पातशाह का ग्रंथ जो है उसकी रचना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही की गई थी। क्लियर। अब देखिए, डिफरेंस बिटवीन द आदि ग्रंथ एंड द गुरु ग्रंथ साहिब। आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक कहीं आपने आदि ग्रंथ पढ़ा होगा और एक गुरु ग्रंथ साहिब। तो इनके बीच में आखिर अंतर क्या है? देखिए, अंतर बेसिकली ये है कि जो आदि ग्रंथ है उसकी रचना 1604 ईस्वी में 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा की गई थी। क्लियर। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो इनकंसिस्टेंसीज जो थी, जो कमियां थी आदि ग्रंथ में, उनको उन्होंने दूर किया, और बेसिकली गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अर्जन देव जी तक जो उनकी जितने सिख गुरु है उनकी जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनको उन्होंने कंपाइल किया गुरु ग्रंथ साहिब में। क्लियर। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था, आप लोग याद रखिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब आएगा तो आप करेंगे गुरु गोविंद सिंह, और आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जन देव। क्लियर। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। हम लोग आगे चलते हैं। कुछ और बातें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जैसे इन्होंने आनंदपुर शहर की स्थापना की थी। बेसिकली ये पंजाब में पड़ता है, और वहां अपनी गद्दी स्थापित की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के एक शहर पौंटा साहिब की भी स्थापना इन्होंने की थी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह कॉन्फ्लिक्ट विद औरंगजेब इज वेल नोन। अब गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब के साथ संघर्ष हुआ। बेसिकली हुआ ये था कि 1696 से गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर शहर और उसके आसपास का जो एरिया था वहां पर अपना एक स्वायत्त शासन स्थापित करने की कोशिश की थी, जिसका मुगलों ने अपोज किया। मुगलों को ये अपनी अथॉरिटी के लिए चैलेंज लगा, इसलिए मुगल आर्मी ने 1704 में आनंदपुर पर कब्जा कर लिया और गुरु को वहां से जाना पड़ा। क्लियर। फिर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी जाती है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? नांदेड़, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है इनकी स्मृति में जो बनाया गया है उसको हम गुरुद्वारा हजूर साहिब बोलते हैं। आप लोग याद रखिए, गुरुद्वारा हजूर साहिब। क्लियर। अब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो सिखों की लीडरशिप है वो इनके एक फेमस डिसिपल बंदा बहादुर या बंदा बैरागी के पास चली जाती है। क्लियर। उसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए, बेसिकली खालसा पंथ के गठन के बाद हुआ क्या कि सिखों की पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर काफी ज्यादा बढ़ गई, और 1800 तक आते आते सिखों ने मुगल साम्राज्य के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट का निर्माण कर लिया। राइट। और ये इंडिपेंडेंट स्टेट तब तक कायम रहा जब तक कि 1849-50 में अंग्रेजों ने पंजाब को अधिकृत नहीं कर लिया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बंदा बहादुर की। तो 1708 से 1716 इनका टाइम पीरियड है, और 1708 में महाराष्ट्र में जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है उसके बाद
मुगलों के खिलाफ जो सिखों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसकी शुरुआत होती है अंडर बंदा बैरागी या बंदा बहादुर। क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा। किसने मुगलों के खिलाफ सिखों के स्वतंत्रता युद्ध की शुरुआत की थी, तो उसका आंसर होगा बंदा बहादुर या बंदा बैरागी। क्लियर। अब देखिए, इनके जो अनुयायी थे या इनके जो शिष्य थे वो इनको सच्चा बादशाह कहते थे। इससे पहले हमने देखा था एक सिख गुरु थे जिनको सच्चा बादशाह कहा जाता था, और ये बंदा बहादुर इनको भी सच्चा बादशाह कहते थे, हालांकि ये सिख गुरु नहीं थे। तो डिफरेंस थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि इनके नाम के सिक्के भी चढ़ाए गए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अंडर बंदा द सिख बिकेम अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन पंजाब। तो 1708 से लेकर 1715 के बीच में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख पंजाब में एक बहुत पावरफुल शक्ति के रूप में उभरे, और मुगलों को उन्हें सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े। और अल्टीमेटली जो लाहौर का मुगल गवर्नर था अब्दुल समद खान, वो बंदा बहादुर और उनके पुत्र को पकड़ने में सफल रहता है। और फिर लास्ट में जून 1716 में फर्रुख सियर जो लेटर मुगल एम्परर थे, उनके टाइम पे इनको दिल्ली में फांसी दे दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स थे जिससे पंजाब में सिखों की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की स्थापना हुई। तो देखिए, कुछ बेसिक से फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला है द वीकनिंग ऑफ द मुगल इंपीरियल अथॉरिटीज। अब हम सभी लोगों को ये पता है कि 18th सेंचुरी से मुगलों का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, और उस डिक्लाइन का फायदा उठाकर बहुत सारी रीजनल पावर्स का इमरजेंस होता है, उनमें से ही एक सिख भी थे। तो जब सिखों ने देखा कि मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की पंजाब में। राइट। फिर दूसरा कारण था द सीरीज ऑफ पर्शियन एंड द अफगान इन्वेजन्स। राइट। तो 1739 में सबसे पहले नादिर शाह का आक्रमण होता है, फिर 1748 में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अब इन दोनों इन्वेजन से जो मुगल अथॉरिटी है वो अंडरमाइंड हो जाती है, उसकी वो काफी वीक हो जाती है, और उसका फायदा उठाते हैं फिर सिख। क्लियर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है कि अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठों को भी हरा दिया। राइट। तो इससे सिखों को काफी फायदा मिला, क्योंकि बेसिकली मुगलों के डिक्लाइन के साथ साथ मराठी ये कोशिश कर रहे थे कि वो मुगलों को रिप्लेस करके उनकी जगह ले लें, और इसीलिए उन्होंने जो है पंजाब पर आक्रमण भी करने शुरू कर दिए थे। तो जिससे जो सिख हैं वो आपस में यूनाइटेड हो गए थे, और उन्होंने मराठों को काफी हद तक रोक दिया था। तो जो तीसरा कारण है वो मराठा इनकर्जन्स, उसका मतलब यही है कि जो अफगान इन्वेजन्स हुए थे उसका फायदा उठाकर मराठों ने ये कोशिश की कि पंजाब को भी अपने अंडर में ले लिया जाए, लेकिन सिख उनके खिलाफ होगा और वो यूनाइटेड हो गए। क्लियर। फिर जो फोर्थ है द एंशुइंग इंटरनल स्ट्रगल विद इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस लाइन का मतलब है कि जो लाहौर का मुगल गवर्नर था ज़कारिया खान, उसकी जब डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसके पुत्रों में एक संघर्ष होता है गद्दी को लेकर, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें एक इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। राइट। और इसका फायदा फिर उठाते हैं कौन? सिख। तो ये बेसिकली कुछ अपॉर्चुनिटीज थी सिखों के पास जो 18th सेंचुरी में उनके सामने आई, और इसका फायदा उठाकर उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में कर ली। क्लियर। बेसिकली इसको मोटे तौर पे हम दो चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि मुगलों का कमजोर होना, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा मराठों को हराया जाना। तो ये दो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सिखों के सामने थी, और इसी कारण इसका फायदा उठाकर जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम एक तरीके से क्रिएट हुआ था उसको फिल किया किसने? सिखों ने पंजाब में। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर बंदा द सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अंडर द लीडरशिप ऑफ रणजीत सिंह। तो अब बंदा बहादुर के बाद सिखों की लीडरशिप आती है रणजीत सिंह के हाथ में। राइट। अब रणजीत सिंह ने दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा यानी कि आर्मी ऑफ थियोक्रेसी। राइट। यानी कि सिखों की एक लोकतांत्रिक सेना का गठन किया, और 1739 और 1748 में जो नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए थे उसका फायदा उठाकर सिखों ने पंजाब में अपनी शक्ति और प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा लिया। क्लियर। अब 1764 में सिख अमृतसर में इकट्ठे हुए, और वहां पर उन्होंने देग तेग और फतेह के नाम वाले शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए, और इन सिक्कों को चलाना, इन सिक्कों को जारी करना इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ द सिख सोवरेनिटी इन पंजाब। यानी इन सिक्कों को जारी करना सिखों की संप्रभुता की घोषणा माना जाता है, पहली घोषणा माना जाता है पंजाब में। क्लियर। तो याद रखिएगा देग तेग और फतेह। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इन 1770s दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू 12 मिसल्स। अब 1770 तक आते आते सिखों ने अपने आप को 12 मिसल
में जो है ऑर्गेनाइज कर लिया। मिसल यानी मिलिट्री ब्रदरहुड विद डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी लोकतांत्रिक स्थापना के साथ सैन्य भाईचारा या परिसंघ। तो ये 12 मिसल जो है वो सारे सिख उसमें बट गए और हर मिसल का एक प्रमुख होता था, एक मुखिया होता था, जिसके अंडर में एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट टेरिटरी होती थी जिसको वो कंट्रोल करता था। क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो रणजीत सिंह के पिताजी थे महासिंह, वो सुकर चकिया मिसल के थे, राइट, और जिनके अंडर में रावी और चिनाब की जो बीच की टेरिटरी थी वो उनके अंडर में आती थी। बहुत सारी मिसल्स थी, कुछ और मिसल थी जैसे कि फुलकिया मिसल थी, आहलूवालिया मिसल थी, शहीदी मिसल थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिसल्स थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सुकर चकिया मिसल रही जिससे महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग करती थी। क्लियर। अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की, जिनका टाइम पीरियड है 1792 से 1839। क्लियर। अब देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट से बेसिक फैक्ट है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे और 1792 में 12 साल की आयु में ये गद्दी पर बैठे। बट ड्यूरिंग द इनिशियल 5 ईयर्स, क्योंकि इनकी एज काफ़ी कम थी, तो प्रशासन को चलाने के लिए एक रीजेंसी काउंसिल बनाई गई उनकी माता के अंडर में। उनकी माँ जो थी उनके अंडर में, इसमें कुछ और भी लोग शामिल थे, जैसे कि उनकी सास सदा कौर और एक दीवान थे लखपत राय, वो भी इसमें शामिल थे। क्लियर। तो इन लोगों ने प्रशासन चलाया, लेकिन जैसे जैसे रणजीत सिंह बड़े हुए तब 1797 तक आते आते उन्होंने पूरे प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। क्लियर। अब आगे देखते हैं। जमान शाह, ग्रैंडसन ऑफ अहमद शाह अब्दाली, हु कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज द राइटफुल रूलर ऑफ पंजाब, ऑथराइज्ड रणजीत सिंह टू ऑक्यूपाई लाहौर एंड रूल इट ऑन हिज बिहाफ। अब देखिए यहाँ हुआ क्या था, 1773 में अहमद शाह अब्दाली की डेथ होती है और उसके बाद उसका बेटा तैमूर शाह अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठता, बट वो बहुत इनकैपेबल था, इसलिए जल्दी ही उसकी जगह उसका बेटा जमान शाह लेता है। क्लियर। और जमान शाह जब गद्दी पर बैठता है तब 1798 में वो पंजाब पर अटैक करता है। उसका मानना था कि उसके दादा अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब को अपने कब्जे में किया था, इसलिए पंजाब का जो रियल जो शासक हूँ वो मैं हूँ। और इसी बात को कंसीडर करते हुए उसने 1798 में पंजाब पर अटैक किया, लेकिन सिखों से उसकी लड़ाई हुई और अल्टीमेटली उसको वापस जाना पड़ा। अब जब वो वापस जा रहा था तो जाते समय ये कहा जाता है कि उसकी कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई, राइट, और इन तोपों को बाद में रणजीत सिंह ने निकालकर जमान शाह को वापस भिजवा दिया। क्लियर। इस बात से जमान शाह खुश हुआ और उसने फिर रणजीत सिंह को परमिशन दी कि वो लाहौर पर अधिकार कर लें, राइट, और साथ साथ उसने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि भी दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा कि लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति रणजीत सिंह को किसने दी थी, तो जमान शाह के द्वारा दी गई थी, जो कि ग्रैंडसन था अहमद शाह अब्दाली का। क्लियर। चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब उनको ऑथराइज कर दिया जमान शाह ने, तो उसके बाद 1799 में रणजीत सिंह लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं और 1802 में अमृतसर पर भी वो अधिकार कर लेते हैं। क्लियर। अब ये दोनों जो जगह थी ये बेसिकली भंगी मिसल के जो सरदार थे उनके अंडर में थी, वहां से उन्होंने उनसे ये छीन ली थी। अब इसके बाद रणजीत सिंह लाहौर को अपनी पॉलिटिकल कैपिटल डिक्लेयर करते हैं और महाराजा की उपाधि लेते हैं 1799 में। क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि रणजीत सिंह की जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर थी। अब आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे कि अगर पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर थी तो महाराजा रणजीत सिंह की रिलीजियस कैपिटल कहाँ थी? क्लियर। ये आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर्च करिएगा इसको, राइट। अब आगे चलते हैं। ही अचीव्ड सुपरमेसी ओवर द अदर मिसल्स एंड एस्टैब्लिश्ड हिज किंगडम। तो कुल मिलाकर 12 मिसल थी। कुछ तो पहले ही उन्होंने अधिकार मान लिया रणजीत सिंह का और कुछ मिसल ने, गुलाब सिंह एक मिसल के प्रमुख थे, तो उनके नेतृत्व में एक संघ बनाया और लड़ाई लड़ी महाराजा रणजीत सिंह के खिलाफ, लेकिन रणजीत सिंह ने उन सबको हरा दिया और इस तरीके से सारी मिसल पर उनका कंट्रोल अब स्टैब्लिश हो जाता है। क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ही एम्प्लॉयड यूरोपियन ऑफिसर्स एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट मिलिट्री डिसिप्लिन इनटू हिज आर्मी बिफोर एक्सपेंडिंग इनटू अफगानिस्तान, कश्मीर एंड लद्दाख। अब कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान, कश्मीर और लद्दाख में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ऐसा करने से पहले उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से ट्रेन किया और इसके लिए उन्होंने कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स को जो है अपॉइंट किया। क्लियर। तो इस तरीके से ही एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटरी फ्रॉम सतलज टू झेलम। तो इस तरीके से उन्होंने सतलज से लेकर झेलम के बीच जितना एरिया था, राइट, उस पूरे एरिया पर अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इन 1809 रणजीत सिंह साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक संधि होती है। देखिए
महाराजा रणजीत सिंह ने धीरे धीरे अपने आप को काफी पावरफुल बना लिया था। इस बात से अंग्रेज बहुत परेशान थे और चाहते थे कि कोई ना कोई संधि जो है महाराजा रणजीत सिंह के साथ हो जाए। तो वो संधि होती है 1809 में, जिसको अमृतसर की संधि कहते हैं। इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब इस संधि में हुआ क्या कि अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब का एकमात्र संप्रभु शासक मान लिया और उसमें तय हुआ कि सतलज नदी जो है उसके ऊपर की नॉर्दर्न टेरिटरी जितनी है वहां पर रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन सतलज के दक्षिण का जितना एरिया है, जितना सिख एरिया है, उस पर कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा, राइट। तो इसका मतलब अब महाराजा रणजीत सिंह सतलज नदी के दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में नॉर्दर्न टेरिटरी में उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करने की छूट मिल गई। और इस छूट का फायदा उठाकर जल्दी ही रणजीत सिंह ने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान पर भी अधिकार कर लिया। क्लियर? तो काफी बड़ा साम्राज्य उन्होंने अपना बना लिया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट बात है, ही हेल्प शाह शुजा, ग्रैंडसन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अब देखिए हुआ क्या था, मैंने आपको बताया कि 1773 में अहमद शाह अब्दाली की डेथ हुई, उसके बाद फिर तैमूर शाह उसका लड़का, फिर जमान शाह गद्दी पर बैठा था। अब हुआ क्या था कि अफगानिस्तान की गद्दी को लेकर एक तरीके से एक डिस्प्यूट चला आ रहा था और उस डिस्प्यूट के तहत जो जमान शाह था उसको ब्लाइंड कर दिया गया, उसको अंधा कर दिया गया और अल्टीमेटली उसको शेल्टर लेना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लुधियाना में। तो वहां आकर वो रहने लगा और जो अफगानिस्तान की गद्दी है वो शाह शुजा को मिल गई, जो कि अहमद शाह अब्दाली का ही एक दूसरा पोता था, राइट। तो इस वॉर ऑफ सक्सेशन में महाराजा रणजीत सिंह ने हेल्प की थी शाह शुजा की। क्लियर? और इस बात से शाह शुजा बहुत खुश हुआ और कहा जाता है कि इससे खुश होकर कोहिनूर डायमंड जो कि अहमद शाह अब्दाली अपने साथ ले गया था उसको उसने गिफ्ट कर दिया, किसको? महाराजा रणजीत सिंह को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो शाह शुजा ने किया था। ऑप्शन में जमान शाह भी होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? अब बाद में जो अफगानिस्तान की जो गद्दी है वो दोस्त मोहम्मद को मिल जाती है, क्योंकि शाह शुजा को भी जो है बाद में गद्दी से हटा दिया जाता है और फिर दोस्त मोहम्मद जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है। और गद्दी पर बैठने के बाद दोस्त मोहम्मद अटैक करता है पंजाब पर, राइट। लेकिन जो पंजाब सेना के जो कमांडर थे हरी सिंह नौला, उनके नेतृत्व में इस अफगान इन्वेडर को हरा दिया जाता है सिख सेना के द्वारा। और अल्टीमेटली फिर बाद में दोस्त मोहम्मद को भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हटा दिया जाता है और शाह शुजा को फिर से अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठा दिया जाता है, राइट। तो ये अफगानिस्तान की जितनी स्टोरी है हम लोग अफगानिस्तान जब पढ़ेंगे या एंग्लो अफगान वॉर्स पढ़ेंगे वहां हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। क्लियर? अभी के लिए आप इतना ही याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। ट्राइपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838। तो 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि हुई 3 लोगों के बीच में। 3 लोग यानी एक तरफ महाराजा रणजीत सिंह, फिर शाह शुजा और ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। इस त्रिपक्षीय संधि में हुआ क्या था कि बेसिकली जब वॉर ऑफ सक्सेशन या जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहा था अफगानिस्तान में और दोस्त मोहम्मद जब नवाब बन गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वहां पर शाह शुजा को फिर से नवाब बना दिया जाए। तो उसके लिए उसको अपनी आर्मी वहां ले जानी थी और वो ये आर्मी जो थी ये पंजाब होकर जानी थी। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब से होकर रास्ता देने को मना कर दिया था ब्रिटिश सेना। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मजबूर किया गया 1838 में एक संधि करने के लिए। और उस संधि में महाराजा रणजीत सिंह इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ब्रिटिश आर्मी अब पंजाब से होकर जा सकती है और फिर इसकी वजह से ही शाह शुजा को ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से अफगानिस्तान का नवाब बना पाई। क्लियर? तो याद रखिएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, ही मेड नो चेंजेस इन द लैंड रिवेन्यू सिस्टम। तो अगर सबसे पहले लैंड रिवेन्यू सिस्टम की बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह ने एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज लैंड रिवेन्यू सिस्टम में नहीं किया और जो मुगलों के समय से लैंड रिवेन्यू सिस्टम चला रहा था मोर और लेस वही अभी भी जारी रहा। और जो लैंड रिवेन्यू रेट था वो बेसिकली 33 से 40% था और मैक्सिमम ये 50% तक जो ग्रॉस प्रोड्यूस है उसका लिया जाता था। क्लियर? अब देखिए, रणजीत सिंह पॉपुलरली नोन एज शेर पंजाब वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। रणजीत सिंह जिनको शेर पंजाब कहा जाता है वो एक बहुत कुशल प्रशासक थे, राइट। अब देखिए, एक चीज और है कि रणजीत सिंह इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो लेफ्ट आई थी वो खराब थी, तो लेफ्ट साइड से वो ब्लाइंड थे। लेकिन फिर इसके बाद भी वो काफ़ी योग्य थे और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रशासन चलाया। अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, राइट। और ये कहा जाता है कि उनकी आर्मी में केवल सिख लोग ही शामिल नहीं थे, बल्कि गोरखा, पठान, डोगरा और इवन पंजाबी मुसलमानों को भी उन्होंने अपनी आर्मी में शामिल किया। क्लियर?
और रणजीत सिंह डिसाइडेड टू बिल्ड एन आर्मी ऑन द पैटर्न ऑफ द आर्मी ऑफ द कंपनी। उन्होंने कोशिश की कि अगर हमें कंपनी का मुकाबला करना है या ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकना है कि पंजाब पर अधिकार ना कर पाए, तो हमें उसी की तरह अपनी सेना खड़ी करनी होगी। तो इसके लिए उन्होंने एक सेना का निर्माण करना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स को जो अपॉइंट किया ताकि वो सेना में अनुशासन और उसकी ट्रेनिंग आदि को देख सकें। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। और दूसरी बात ये थी कि तोप खाने पर जो यानी कि जो आर्टिलरी थी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों की आर्टिलरी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो उनका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी था कि आर्टिलरी बहुत जो है मजबूत हो। और इसके लिए उन्होंने अमृतसर और लाहौर में कुछ कारखाने भी खुलवाए, इस्टेब्लिश किए, जहां पर तोपें बनती थी और जो है गोला बारूद और भी बनता था। तो लाहौर और अमृतसर 2 जगह आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। अब उन्होंने जो मॉडर्न आर्मी बनाई अपनी, उसको एक नाम दिया गया है फौज ए खास, राइट। और इस फौज ए खास को बनाने में जनरल वंतूरा और अलार्ड, ये फ्रेंच ऑफिसर्स थे, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। क्लियर। इस आर्मी का अपना एक विशेष चिन्ह होता था और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए या जो कमांडिंग वर्ड होते थे कमांड देने के लिए, उसमें उसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आर्टिलरी डिपार्टमेंट था फौज ए खास का, उसका जो हेड था दैट वाज इलाही बख्श, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे कि इलाही बख्श जो कि एक मुस्लिम थे, वो उनके तोपखाने विभाग के प्रमुख थे, फौज ए खास के। क्लियर। थोड़ा आगे चलते हैं। A special feature of रणजीत सिंह आर्मी was the employment of Europeans in the services of the state। अब उनका जो आर्मी थी उसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन ऑफिसर्स को जो कि डिफरेंट नेशन को बिलोंग करते थे, उनको उन्होंने अपॉइंट किया अपनी आर्मी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। उनकी आर्मी में जर्मन लोग भी थे, अमेरिकी लोग भी थे, रशियन लोग भी थे और फ्रांसीसी लोग भी थे। तो इन सारे लोगों को, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को उन्होंने अपॉइंट किया और इसके लिए उन्होंने इन लोगों को इंड्यूसमेंट भी किया, उनको प्रोत्साहन दिया कि आप पंजाब में आइए और हम आपको बहुत अच्छी सैलरी भी देंगे और बहुत अच्छी आपको फैसिलिटीज भी देंगे, राइट। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ जो ऑफिसर्स थे उनको जो है न केवल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बल्कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट दी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो वेंतुरा थे वो उनकी जो इन्फेंट्री थी, जो पैदल सेना थी, उसके प्रमुख थे, राइट। इसी तरीके से जो अलार्ड थे वो उनकी घुड़सवार सेना जो कैवलरी थी उसके प्रमुख थे। और कोर्ट एंड गार्डनर, ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा, वो उनके आर्टिलरी डिपार्टमेंट को उन्होंने जो है रीऑर्गेनाइज किया था। क्लियर। इसके साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनको बहुत हायर पोस्ट दी गई। जैसे जनरल वंतुरा के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ समय तक डेरा जात के गवर्नर भी रहे। इसी तरीके से जो एविटेबल थे उनको 1837 में पेशावर का गवर्नर बना दिया गया। तो ये सारी चीजें इसलिए की थी ताकि वो पंजाब में रुके रहें और उनकी सेना को मजबूत बनाने का काम करें। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एज अ पर्सन रणजीत सिंह वॉज टॉलरेंट एंड लिबरल इन रिलीजियस मैटर्स। तो धार्मिक रूप से या धार्मिक मामलों में रणजीत सिंह काफी उदार थे, ऐसा माना जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि फकीर अजीजुद्दीन जो कि एक मुस्लिम संत थे, वो उनके विदेश मंत्री थे बेसिकली, और जितने भी इंपॉर्टेंट मसले हुआ करते थे उन पर वो सलाह करते थे फकीर अजीजुद्दीन से, राइट। तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से दीवान दीनानाथ, वो भी उनकी मिनिस्ट्री में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड किया करते थे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। रणजीत सिंह कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ द खालसा। तो बेसिकली रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को खालसा या सिख राष्ट्रमंडल का सेवक माना, राइट। और वो हमेशा खालसा के नाम पर ही शासन करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी अपने सिर पर ताज या क्राउन धारण नहीं किया, राइट, क्योंकि अपने आप को खालसा का एक सेवक मानते थे। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी सरकार को भी क्या कहा, सरकार एक खालसा जी कहा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। और साथ साथ उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के भी चलाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रणजीत सिंह के सक्सेसर्स की, राइट। तो रणजीत सिंह की जब डेथ होती है तो उनके बाद जो क्रम है, ये बस केवल आप क्रोनोलॉजी इसकी याद रखिएगा। यूपीएससी में ना भी पूछे तो स्टेट में कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले खड़क सिंह, फिर नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह और फिर दलीप सिंह। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कोई भी रणजीत सिंह जितना कैपेबल था नहीं बेसिकली। और इससे क्या हुआ कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुए, प्रशासन काफ़ी वीक हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया एक तरीके से स्टेट में, क्योंकि इन लोगों ने प्रशासन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और इस बात का फायदा फिर अंग्रेज उठाएंगे और अल्टीमेटली वो मर्जर कर लेंगे पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में, राइट।
तो बेसिकली जब ये सारी सिचुएशन खराब हुई, जब तक रणजीत सिंह रहे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई पंजाब का अधिग्रहण करने की, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और अब यहाँ से एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, आंग्ल सिख संघर्ष की शुरुआत होती है। और इस संघर्ष के तहत 2 युद्ध हुए अंग्रेजों और सिखों के बीच में। इसमें जो पहला था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, वो 1845 से 46 में हुआ। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट जरूर याद रखिएगा, राइट। तो ये हुआ था दलीप सिंह के शासनकाल में, जब दलीप सिंह जो है वो शासक थे पंजाब के, राइट। अभी हुआ क्या था इस युद्ध के दौरान कि अंग्रेजों ने पंजाब पर अटैक किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर पर कब्जा करने के बाद उन्होंने एक पीस ट्रीटी वो डिक्टेटेड कर दी महाराजा दलीप सिंह के ऊपर मार्च 1846 में, और उस संधि को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, यानी लाहौर की संधि। तो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लियर। अब इस संधि में हुआ क्या कि अंग्रेजों ने कहा कि हमारा जो इस युद्ध के दौरान जो पैसा खर्च हुआ है, जो वॉर इंडेमनिटी है, युद्ध की क्षतिपूर्ति, वो हमें आप वापस लौटाइए। लेकिन इस वक्त तक आते आते स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि वो इस पैसे को चुकाने में कैपेबल नहीं थे। इसलिए हुआ क्या कि ये फैसला किया गया कि रिवर व्यास और इंडस यानी सिंधु नदी के बीच के जो हिल एरियाज हैं वो अंग्रेजों को दे दिए जाएं। हिल एरियाज का देने का मतलब कि वहां का जो रेवेन्यू है बेसिकली वो भी अंग्रेजों के पास ही चला जाएगा, राइट। पॉलिटिकल पावर तो मिली जाएगी उनको। तो ये सारी जगह अब जो है दे दी गई अंग्रेजों को। और ये जो पीस ट्रीटी थी इसमें नेगोशिएशन का काम किया था गुलाब सिंह ने, राइट। तो गुलाब सिंह के काम से खुश होकर अंग्रेजों ने कश्मीर का जो प्रोविंस था वो अब उनको दे दिया, क्लियर। तो ये हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, राइट। कोई कंक्लूजन ऐसा सच नहीं निकला, ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस युद्ध में पंजाब की स्थिति या पंजाब के शासक की स्थिति काफी वीक हो गई और अंग्रेजों का अपर हैंड रहा, राइट। फिर इसके बाद होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1848 से और 49 के बीच होता है, क्लियर। अब इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। वो काफी बड़े इंपीरियलिस्ट माने जाते हैं, साम्राज्यवादी माने जाते हैं। और बेसिकली हुआ क्या था कि अंग्रेज तो शुरू से ही चाहते थे कि किसी तरीके से पंजाब पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि पंजाब बहुत प्रॉस्परस स्टेट था, राइट। पंजाब का मतलब 5 नदियों के बीच की भूमि, क्लियर। तो जहां नदियां बहती होंगी वो लैंड ऑब्वियसली फर्टाइल होगी, खेती बहुत अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो रेवेन्यू बहुत अच्छा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी वहां पर। तो अंग्रेज शुरू से ये कोशिश में लगे हुए थे, बट किसी कारण से, और कारण ये था बेसिकली कि महाराजा रणजीत सिंह ने कभी उनको इस काम में सफल नहीं होने दिया, लेकिन वो कोशिश में हमेशा लगे रहे और वो कोशिश अब जाकर 1849 में फुलफिल होती है, क्लियर। जब लॉर्ड डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल बनते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी के समय पर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है और इस युद्ध के दौरान महाराजा दलीप सिंह और उनकी जो माता थी रानी जिंदाल, उन दोनों को लंदन भेज दिया जाता है पेंशन देकर, और फाइनली पंजाब का एनेक्सेशन हो जाता है ब्रिटिश एम्पायर में, राइट। और इस तरीके से पंजाब वॉज द लास्ट स्टेट विच वॉज मर्ज्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट जितने इंपॉर्टेंट स्टेट थे सब मिलाए जा चुके थे ब्रिटिश साम्राज्य में, लेकिन पंजाब अंतिम राज्य था ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने वाला। इसका काफी हद तक क्रेडिट हम किसको देंगे? महाराजा रणजीत सिंह को, क्लियर। और जब एनेक्सेशन हो जाता है उसके बाद वहां पर एक ब्रिटिश कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, और उस ब्रिटिश कमिश्नर का नाम था हेनरी लॉरेंस, राइट। हालांकि हेनरी लॉरेंस ने इस बात का अपोज भी किया था, वो एक अलग कहानी है, और बाद में रिजाइन भी कर दिया था। उसको हम जब ब्रिटिश एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे, क्लियर। तो ये कहानी थी पंजाब स्टेट की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो बाकी के जो स्टेट्स हैं उनको हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। टिल देन आप अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।